अभी तक का सब प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिए ना बेटा? यस सर। एज्यूम करता हूँ जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाया था आपको याद है। अब जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको अच्छे से याद है कि बैलेंस शीट का जो 12 शेड्यूल्स है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तो बाहर लिखते हैं, वो आपको याद है अच्छे से। किस शेड्यूल के अंदर क्या लिखना वो भी आपको याद है एज पर द फॉर्मेट। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं फ्रॉम अ स्टडी मटेरियल, बैलेंस शीट वाला करेंगे। हाँ, ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन करूंगा जहाँ पे बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस दोनों होगा। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैलेंस शीट तो आपको बनाने का है, प्लस इसके अंदर दो अच्छे एडजस्टमेंट है। एक तो CRR आपको मेंटेन करना है, वो चेक करना है कि CRR मेंटेन किया है कि नहीं। सुने, CRR आपको मेंटेन करना है, चेक करना है कि वो बैंक ने CRR मेंटेन किया कि नहीं। सर CRR का फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व? नहीं 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 नहीं, कैश रिजर्व रेशियो। ऑलरेडी समझाया था मैंने। कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है बैंक को RBI के पास 4% ऑफ द टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी का। और SLR भी चेक करेंगे। SLR लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन रखा है कि बैंक ने अपने पास। ओके, तो इस क्वेश्चन में वही है SLR और SLR और CRR चेक करने को सीखेंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम भी करेंगे। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी सॉल्व करेंगे, डरना नहीं। ऐसा क्वेश्चन देखिए, जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन 10 मार्क के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ADT इंटरनेशनल बैंक एज ऑन 31 मार्च 2011। Given the relevant schedule, also prepare the four principal accounting policy for principal accounting policy। नीचे आ जाओ। शेयर कैपिटल, हमें तो बैलेंस शीट बनाना है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है। ये सब जो लिस्ट दिया है, टर्म लोन तक है लास्ट, देखो दिखाई दे रहा है। यस सर, यहाँ तक तो है। थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट भी है। ये देखो, जितना चाहिए उतना दिख रहा है ना। एक बिल फॉर कलेक्शन भी है। चलो तो देखो, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, स्टैच्यूटरी रिजर्व, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, FD, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बिल्स पेबल, कैश क्रेडिट, बोरोइंग, कैश इन हैंड, कैश विद RBI, कैश विद अदर बैंक, मनी एट कॉल, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रीमाइसेस, फर्नीचर, टर्म्स लोन। कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है। बिल फॉर कलेक्शन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बाहर लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट के बाद। एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट, एक्सेप्ट कर दिया, इंडोर्स कर दिया, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेजेस डेप्ट, किसी ने बैंक के खिलाफ कोर्ट में केस किया है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है प्रीमाइसेस ऑफ फर्नीचर का। नाउ ये देखो 50 डिस्क्लोजर है, सुन रहे हो, ये डिस्क्लोजर है। क्या डिस्क्लोजर है? 50% टर्म लोन सिक्योर बाय गवर्नमेंट गारंटी। जितना भी टर्म लोन दिए हैं, जो एडवांस के अंदर आता है ना, एडवांस, तो जितना भी टर्म लोन आपने एडवांस दिया है, सिक्योर्ड क्या है? गवर्नमेंट गारंटी। 10% CC इंक्लूडिंग डेबिट बैलेंस इन द करंट अकाउंट इज अनसिक्योर्ड, ठीक है। CC का 10% अनसिक्योर्ड है। एज्यूमिंग दैट द, ये देखो काम का, एज्यूमिंग दैट द CRR इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन 4% ऑफ द डिपॉजिट। हम चेक कर लेंगे, पब्लिक ने जो पैसा रखा उसका 4% आपको मेंटेन करना CRR एज पर द RBI इंस्ट्रक्शन, और 25% प्रॉफिट ट्रांसफर करना रिजर्व फंड पे। चलो पहले टिकमा कर लेते हैं। हाँ, टिकमा करने से पहले ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको याद रहेगा। सुनो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, कैपिटल एंड लायबिलिटी और एसेट दो पार्ट होते हैं, बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 कैपिटल एंड लायबिलिटी, उसमें कैपिटल नंबर 1, रिजर्व नंबर 2, डिपॉजिट जो पब्लिक हमारे पास रखती है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD डिपॉजिट में आएगा। बैंक ने कुछ भीख मांगा है, बोरोइंग में आएगा, और जो किधर भी नहीं आएगा अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में, ठीक है सर। 5 ये नंबर आपको याद करना है, 1 2 3 4 5, नंबर नहीं चेंज होता है, नंबर एकदम कन्फर्म है। असेट्स में कैश, अपने पास कैश रखा और RBI के पास कैश रखा है, तो 6 मिला। कैश एंड बैलेंस विद RBI 6। बैलेंस विद बैंक, एक बैंक ने दूसरा बैंक के पास पैसा रखा है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। एक बैंक ने दूसरा बैंक को एडवांस कुछ दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 दिन के लिए पैसा दिया है, तो बैलेंस विद बैंक का मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 7 में आएगा। इन्वेस्टमेंट 8, एडवांस 9, फिक्स्ड 10, अदर असेट 11, और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बाहर, और बिल फॉर कलेक्शन भी बाहर ही लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं होता है, वो बाहर बस हमें डिस्क्लोज करना है। बिल फॉर कलेक्शन, हमें बिल दिया है कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट करके वापस कर देंगे, तो हमारा उसमें कुछ है ही नहीं। चलो नंबर तो याद हो गया।
ओके, टिक मार्क करते हैं। शेयर कैपिटल किधर आएगा बेटा? 1 में आएगा शेयर कैपिटल। स्टैच्यूटरी रिजर्व 2 में आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन साइड में हम वर्किंग करेंगे। हाँ, वो करंट का प्रॉफिट पता लगाने के लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी दिया है, तो इसका हम साइड में वर्किंग करेंगे, चिंता मत करना। अभी इसको पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। एफडी, पब्लिक ने हमारे पास एफडी रखा है, तो 3 याद करो डिपॉजिट में आएगा ना, डिपॉजिट। हाँ, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट 3 में आएगा, करंट अकाउंट 3 में आएगा। ठीक है सर। करंट अकाउंट डेबिट भी है, क्रेडिट भी है, तो हम तो क्रेडिट वाला बात कर रहे हैं, तो डेबिट वाला किधर जाएगा सर? हेलो, आवाज आ रहा ना? हेलो, हाँ सुनो, तो हम बोल रहे हैं ये क्रेडिट वाला टिक मार्क है सर, इधर तो डेबिट भी है, तो डेबिट वाला मतलब होता है ये तो हमारा लाइबिलिटी है ना, 3 हमारा लाइबिलिटी, ये हमारा असेट्स है, मतलब बैंक का ओवरड्राफ्ट है, 28 का बैंक का ओवरड्राफ्ट है। समझ में आ रहा है? तो करंट अकाउंट 2 दिख रहा है ना आपको बेटा। आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल, ये 28 किधर आएगा सर जी? ये 28 आप जब ये लिखेंगे ना, बैंक का ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का देखो दिखाता हूँ। टर्म लोन, एक टर्म लोन है, दूसरा सीसीओडी किधर है? सीसीओडी देखो 812.1 और ऊपर 28, टोटल होता है 840। मतलब ये जो करंट अकाउंट के अंदर कुछ लोग जो खाता खोलते हैं, बिजनेसमैन लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं, उसके अंदर ओवरड्राफ्ट है, तो ये ओवरड्राफ्ट और ये सीसी, ये दोनों एक ही में ऐड हो जाएगा। मतलब ये दोनों पोर्शन एक ही में ऐड कर देंगे हम लोग। सुन रहे बेटा? दोनों पोर्शन एक ही में ऐड कर देंगे। करंट अकाउंट क्रेडिट वाला हम टिक मार्क कर दो, डेबिट वाला क्या? ओवरड्राफ्ट है। हाँ, क्या बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट है, और कैश क्रेडिट बैंक ओडी एक ही में ले लेंगे, समझा? बिल्स पेबल, आजकल बैंक के पास जब जाते हो डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए, तो बैंक आपसे पैसा ले लेती है। यस सर। तो बैंक पैसा लेके आपको डिमांड ड्राफ्ट दे दे। ये डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक में या आईसीआई को दे दो, तो आईसीआई जाके प्रेजेंट करेगी, तो उस बैंक का लाइबिलिटी और पैसा उनको वापस करना है, उनको देना है। तो इसी को बोलते हैं बिल्स पेबल। बिल्स रिसीव कभी नहीं आता है, तो बिल्स पेबल नाम का तो कोई हेड ही नहीं है। 1 2 3 4 में नहीं आएगा। 1 शेयर कैपिटल, 2 रिजर्व, 3 डिपॉजिट, 4 बोरिंग नहीं है, तो जो किधर भी नहीं आएगा 5 में डाल देना, तो एक किधर आएगा 5। बिल्स पेबल कहाँ लिखेंगे? 5। कैश क्रेडिट मतलब हमने आपको एडवांस दिया है, तो 9 में आएगा, समझे? बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक, दूसरा बैंक से भीख मांगे हो, तो 4 में आएगा। याद करो, बोरिंग 4 में आता है। कैश इन हैंड, अपने पास कैश रखे हैं, तो एसेट शुरू करते, एसेट शुरू होता है 6 से, तो कैश इन हैंड 6 में आएगा। कैश विद आरबीआई 6 में आएगा। कैश विद अदर बैंक 7 में आएगा। मनी एट कॉल 7 में आएगा। गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये आप जो गोल्ड खरीदे हो, सोना चांदी वगैरह, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में लेंगे। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट में कितना लेंगे? इन्वेस्टमेंट नंबर 8 प्रीमाइसेस असेट्स है, तो नंबर 10। फर्नीचर असेट्स है, नंबर 10। टर्म लोन एडवांस देते हैं, तो 9 के साथ आएगा, एडवांस है टर्म लोन। ठीक है, इतना टिक मार्क समझा? बिल फॉर कलेक्शन बता दिया। बिल फॉर कलेक्शन किधर गया? बिल फॉर कलेक्शन दिखाई दे रहा था नहीं, तो ये बिल फॉर कलेक्शन है ना, ये बाहर लिखेंगे बैलेंस शीट के बाहर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के साथ। एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट शेड्यूल नंबर 12 में जाएगा। ठीक है, क्लेम एक्नॉलेजेस नॉट एक्नॉलेज डेप्ट, मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है, कोर्ट में केस हुआ है, तो ये भी शेड्यूल नंबर 12 के अंदर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। डेप्रिसिएशन प्रीमाइसेस ऑफ फर्नीचर, क्या करें? डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन कॉमन है, लेस करेंगे, तो प्रीमाइसेस पहले से कितना दिख रहा है मालूम है? 155 पॉइंट कितना दिख रहा है? 7। हम एज्यूम करेंगे दिस इज एज्यूम, लिख देता हूँ, ये अजम्पशन लिख देना, एज्यूमिंग इट इज़ आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो हम प्रेजेंट कर देंगे। एज्यूमिंग इट इज़ आफ्टर डेप्रिसिएशन कट होने के बाद का अमाउंट है, एज्यूम कर रहा हूँ। प्रीमाइसेस फर्नीचर, तो ये डेप्रिसिएशन वापस डिस्क्लोज कर देंगे हम लोग। 50% टर्म लोन, गवर्नमेंट गारंटी, 10% सीसी अनसिक्योर्ड है, सीसी मेंटेन करना हो, बात का बात है, 25% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा जी।
वर्किंग कर लेंगे ऊपर। सुनो, तो एक बार आप एक पेज का फॉर्मेट बना लेना, फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे क्या सर, शेड्यूल से शुरू करेंगे। शेड्यूल नंबर 1 सब वर्किंग करना है। तो शेड्यूल नंबर 1 क्या, शेयर कैपिटल। शेड्यूल नंबर 1 शेयर कैपिटल। तो जो शेयर कैपिटल का शेड्यूल बनाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या लिखेंगे हम लोग, देखो ये पूरा लिखेंगे। 19,80,000 लाखों में है तो हम भी ऊपर लिख देते हैं लैक्स में, हम जीरो मारते नहीं बैठेंगे, लैक्स में। तो जो भी हम लिख रहे हैं वो सब का सब किस में लिख रहे हैं, लैक्स में लिख रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 शेयर कैपिटल ये लिखेंगे 19,80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 19,80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इंटू करो तो 19,80,000 इंटू 10 का तो 198 आएगा। तो 198 लैक्स में तो शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे, 198। समझा। आगे आते हैं शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 किसका बनाते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस का बनाते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस का बनाते हैं। रिजर्व सरप्लस के अंदर क्या क्या लिखेंगे हम लोग, रिजर्व सरप्लस। पहला स्टैच्यूटरी रिजर्व दिखाई दे रहा है, इसको हम लास्ट में करेंगे, कारण है इसके पीछे कुछ कैलकुलेशन करना बाकी। स्टैच्यूटरी रिजर्व 231 है, सुन रहे हो। तो स्टैच्यूटरी रिजर्व में 231 है, इनर कॉलम में लिखेंगे स्टैच्यूटरी रिजर्व। स्टैच्यूटरी रिजर्व में 231 लैक्स है, इसमें कुछ एडिशन होने वाला है, वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है। हाँ क्या एडिशन होने वाला, पेंडिंग छोड़ो। और भूल न जाना इसके अंदर करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा, इसके लिए हम लोग करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। टाइम प्लेस वर्किंग नोट नंबर 1 करते, यहाँ करते वर्किंग नोट, दूसरा पेन से कर रहा हूँ। तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है। ये बताओ बैलेंस इन द P&L अकाउंट कितना बचा, हम वो पता लगा रहे, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बताओ सबसे पहला प्रॉफिट लॉस का ओपनिंग कितना दिया है, प्रॉफिट लॉस का ओपनिंग सर्च करो, प्रॉफिट लॉस का ओपनिंग ढूंढो। ये देखो ऊपर से तीसरा आपको दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है बेटा, देखो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट 150 है, मिला क्या। तो करंट ईयर का प्रॉफिट है 150 और पहले से प्रॉफिट लॉस में 412 है, तो पहले से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 412 है, ये ओपनिंग है। और ये साल जो प्रॉफिट हुआ एड अ नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, इस साल प्रॉफिट कितना हुआ 150 हुआ, दोनों प्लस कर दो 562 हुआ। इसमें से कुछ पैसा कंपनी ये जो बैंक है ट्रांसफ़र करेगी स्टैच्यूटरी रिजर्व में, ट्रांसफ़र टू स्टैच्यूटरी रिजर्व कंपलसरी एज पर द RBI इंस्ट्रक्शन। कितना ट्रांसफ़र करना है, बोलता है 25% द प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ये जो कमाए हो ना उसका 25% निकालने का, समझ में आ रहा है। जो कमाए हो इस साल, गलती से किसी और के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दिया, जो कमाए उसके ऊपर तो 150 पे निकालना। सुने तो 150 का 25% आंसर है तो 37.5। तो 37.5 स्टैच्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा तो बैलेंस कितना बचा, 562 माइनस 37.5, आंसर आता है 524.5। समझे, 524.5, यस सर। अब जो बेटा 524.5 है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का बैलेंस, यही प्रॉफिट रिजर्व में आता है। ओके 524, तो कितना लिखो 524.5। समझा, किधर से, वर्किंग नोट नंबर 1 से है सर। ये एडिशन ये देखो, ये जो पैसा ट्रांसफ़र किए उससे स्टैच्यूटरी रिजर्व बढ़ जाएगा 37.5 से, फटाफट लिखो। समझा क्या क्या किया, स्टैच्यूटरी रिजर्व पहले से है और ये एडिशन हुआ और सब एडलेस करने के बाद प्रॉफिट का इतना पैसा बचा। तो स्टैच्यूटरी रिजर्व कितना हुआ, प्लस कर दो 231 प्लस 37.5, तो स्टैच्यूटरी रिजर्व में हो गया है पैसा 268.5। सुने, और ये इसका तो इसका कंफर्म हो गया, अभी एक से ज़्यादा रहेगा तो प्लस कर देना 268.5 प्लस 524.5, तो रिजर्व आता है 793। आ रहा है क्या, 793। इसी को हम सॉल्यूशन में लिखेंगे बेटा। तो शेयर कैपिटल कंफर्म है ना, उसको लिखेंगे 198। रिजर्व कितना निकाला सर ने, 793। दो तो समझ गया। अब आते हैं शेड्यूल नंबर 3, डिपॉजिट। शेड्यूल नंबर 3 इज रिगार्डिंग डिपॉजिट।
ठीक है। तो जो जो बैंक ने डिपॉजिट रखा उसका लिस्ट बनाएंगे। चलो 3, तो एक तो एफडी है, सेविंग है, करंट अकाउंट है। कौन सा अमाउंट लोगे? ये वाला अमाउंट लेना, सुन रहे हो? एफडी सेविंग का ये वाला अमाउंट लेना 3 में। तो पहला लिखेंगे एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एफडी। तो फिक्स्ड डिपॉजिट का अमाउंट देखते जाओ। तो फिक्स्ड डिपॉजिट का अमाउंट है 517। फिक्स्ड डिपॉजिट के बाद सेविंग अकाउंट में 450, सेविंग अकाउंट में 450, और बाद में करंट अकाउंट का ये लेना 520.12। 520 लाइट ब्लिंक हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको दिखाई तो मैं दे रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, ब्लिंक ऑन दे, डिस्को ऑन दे दो। चलो 520.12 करंट अकाउंट। तो ये क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। ये स्टेज पे इसको प्लस कर देना तो डिपॉजिट का टोटल मिलेगा। सुन रहे बेटा जी? डिपॉजिट टोटल मिलेगा। मैंने क्रेडिट वाला लिखा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन अलग, असेट डेबिट वाला लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो 517 प्लस 450 प्लस 520.12 टोटल आता है 1847। इसी को बोलते हैं डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। हाँ क्या? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो कितना आता है इसका? 1487.12। ये नंबर याद भी रखना बहुत काम का है। सो डिपॉजिट हमने कितना लिखे? 14। ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक है भाई, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक का पैसा है, कभी भी मांग सकते हैं वो लोग। बोरोइंग 4 बनाएंगे तो शेड्यूल नंबर 4 बनाएंगे, किसके लिए? बोरोइंग के लिए। शेड्यूल नंबर 4 बनाएंगे बेटा बोरिंग के लिए। चलो बोरिंग ढूंढते हैं। तो बोरिंग देखो 4 दिखाई दे रहा है, बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक के 4 एक ही है ना, दूर दूर तक। तो लिखेंगे बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक 110 लिखेंगे, बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक, बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक। बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक 110 एक ही है, इसको सॉल्यूशन में लिख देते हैं बोरिंग 110। अब जो किधर भी नहीं आता है वो अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में आता है, तो शेड्यूल नंबर 5 बनाएंगे। ऐसी बस करते जाने का साइड में वर्किंग। अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। ठीक है, शेड्यूल नंबर 5। अब शेड्यूल नंबर 5 में अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में क्या करेंगे? 5 वाला देखो, एक बिल्स पेबल है और कुछ 5 तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो बिल्स पेबल एक ही है। कितना अमाउंट है बिल्स पेबल का? 0.10। तो लिखेंगे एक ही आइटम है, बिल्स पेबल 0.10, बिल्स पेबल। इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे, बिल्स पेबल कितना लिखेंगे? बिल्स पेबल अदर लायबिलिटी में 0.10, बाद में टैली करते हैं, अभी कोई घाई नहीं। आ जाओ नंबर 6, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। आरबीआई और अपने पास जो कैश रखे हो कितना रखे हो? तो शेड्यूल नंबर 6 लिखेंगे, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। ठीक है, कितना रखें? तो सबसे पहला इसी के अंदर थोड़ा एडजस्टमेंट है, तो मेरे को बताओ आप कैश कितना रखे हो? 6 ढूंढो, 6। ओ देखो कैश इन एंड 160.15, उसमें कोई इशू नहीं रहता है। लेकिन जो आरबीआई के पास पैसा रखे हो CRR, वो आपको मेंटेन करना पड़ता है, वो चेक करना पड़ेगा हमें। तो कैश इन एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, 160.15। कैश इन एंड कितना लिखे? 160.15 कैश इन हैंड। सुने बेटा, कैश इन हैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बेटा कैश विथ आरबीआई के साथ। ठीक है, तो कैश विथ आरबीआई के साथ प्रॉब्लम है। आ जाओ, कैश विथ आरबीआई या बैलेंस विथ आरबीआई, क्या बोलेंगे? बैलेंस विथ आरबीआई। इसका हम वर्किंग करके दिखाएंगे आपको कि अमाउंट कैसे आता है। इसका करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। अभी फिलहाल पेंडिंग छोड़ो, उसके बाद आएगा शेड्यूल नंबर 7। ये क्यों नहीं आया सर? क्योंकि वो चेक करना है ना, CRR मेंटेन किया है कि नहीं, कैश रिजर्व रेशो आपने मेंटेन किया है कि नहीं। तो अब आते हैं शेड्यूल नंबर 7 में लिखेंगे, बैलेंस विद अदर बैंक मनी एट कॉल इन शॉर्ट नोटिस, बड़ा नाम है। बैलेंस विथ अदर बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक
मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट अ कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, बहुत बड़ा नाम है। बैलेंस विद बैंक का अदर बैंक है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोट, उसमें आएगा बैलेंस विद बैंक, बैलेंस विथ अ बैंक। अभी बैलेंस विथ जो बैंक है उसके अंदर कुछ वर्किंग है, इसका हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 कि हम अपने पास कितना रखें, ठीक है, अपने अपने पास कितना रखें इन करंट अकाउंट, बैलेंस विथ अ बैंक इन अ करंट अकाउंट, ठीक है, आते हैं। लेकिन पहले से था कितना, बैलेंस विथ करंट अकाउंट विद अदर बैंक, नंबर 7। देखो कैश विद अदर बैंक है ना 155.87, हमें वो चेक करना पड़ेगा क्योंकि आरबीआई के पास जो पैसा रखे हो बरोबर रखे हो कि नहीं, फिर हमें निकालना भी पड़ेगा। अब हम करते हैं वर्किंग नोट, सुनो वर्किंग नोट करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नंबर 2, ट्रांसफर फ्रॉम कैश विद अदर बैंक टू कैश विद आरबीआई, ट्रांसफर फ्रॉम कैश विथ अदर बैंक, कैश विथ अदर बैंक टू कैश विथ आरबीआई, ठीक है। कितना पैसा हम लोग अदर बैंक से आरबीआई का अकाउंट में मेंटेन ट्रांसफ़र करेंगे उसका बात कर रहे हैं। तो कैश रिजर्व रेशो रिक्वायर कितना था, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ये वाला है, डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी 1487.12, 1487.12 का कितना परसेंट हमें मेंटेन करना है, 4% आपको मेंटेन करना है। चलो निकालो, तो 1487.12 का 4% आंसर आता है 59.48 हमें मेंटेन करना है। लेकिन हमने कितना मेंटेन किया, देखो आरबीआई के पास नंबर 6 में देखो, नहीं 6 का देखो 6 क्या हमने कितना रखा है, 37 पॉइंट दिखाई दे रहा है, ग्रीन से दिखा रहा हूँ, हमने आरबीआई के पास रखा है 37.88, जो कम रखा है क्योंकि हमें रखना है एज पर द डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। का लॉजिक सिंपल है, कल कस्टमर आपके पास कुछ कैश आप अपने पास हमारे पास रखो आरबीआई के पास, ठीक है ना, इसके ऊपर बैंक आपको आरबीआई ब्याज नहीं देती, लेकिन कुछ कैश रिजर्व रेशो आपको मेंटेन करना है। तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जितना भी आप करेगा उसका 4% आपको मेंटेन करना है, दैट इज 59.48। लेकिन हम तो कम रखे हो, हम कितना लिखे, लेस कैश विद आरबीआई, लेस कैश विद आरबीआई के पास हमने कितना रखा है एक्चुअल में 37.88, तो कितना शॉर्टेज है, तो इतना ट्रांसफ़र ज़रूरत पड़ेगा ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र नीडेड टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशो। हाँ क्या कितना माइनस करो 21.60 चेक कर लो, तो 59.48 होना चाहिए, लेकिन आपका बैलेंस शीट में नज़र आ रहा है 37.88, इसका 21.60 आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। आरबीआई के पास जो कैश मेंटेन की हो बैलेंस विद आरबीआई उसको बढ़ाना पड़ेगा, ओके, तो बैलेंस विद आरबीआई बढ़ाना पड़ेगा हमें कुछ अमाउंट से। तो आरबीआई के पास जो पैसा वो कहाँ से निकालेंगे, हम अपना अदर बैंक से जो पैसा रखे उसमें से निकालेंगे, लेकिन वो भी चेक करना है। हमने ये चेक कर लिया कि कैश रिजर्व रेशो में इतना मेंटेन करना है, एक बार ये चेक कर लिया तो एसएलआर भी चेक कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का मतलब होता है बैंक के पास इतना पैसा आया ना, थर्ड वाला देखो शेड्यूल 1487 लाख में है, 1487 लाख रुपीस आया, इसका आपको 18% आपको हमेशा लिक्विड फॉर्म में रखना। लिक्विड मतलब कैश, गोल्ड, हाँ लिक्विड फॉर्म में जो जल्दी बिक सके, गोल्ड, कैश, अदर लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना है, बैंक को अपने पास रखना है।
क्योंकि एक कस्टमर कभी भी उठ के आके पैसा मांग सकते, तब क्या करोगे? ऐसा बोलोगे अंकल मिस कॉल तो देने का ना? नहीं ना बेटा, वो लोग कभी भी मांगेंगे पब्लिक पैसा। तो बैंक को हमेशा 18% आपको मेंटेन करना है, और ये बात बैंक को आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है 14 डेज के बाद, हर 14 डेज का फोर्थ नाइट। समझे? फोर्थ नाइट का मतलब, फोर्थ नाइट का मतलब होता है 14 डेज के बाद जो पहला रात आता है वो आपको इन्फॉर्म कर, रात को इन्फॉर्म नहीं करना है, 14 डेज का था मतलब हर 2 हफ्ते का इन्फॉर्म करना है आपको आरबीआई को कि आपने एसएलआर मेंटेन किया है। ठीक है। अच्छा, किसी का निकालेंगे डिमांड एंड टाइम ले, चलो वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नंबर 3 लिक्विडिटी एसेट्स चेक कर देते हैं। लिक्विड एसेट्स कितना है हमारे पास? लिक्विड एसेट्स मालूम है ना, लिक्विड एसेट कितना रखना? 18% रखना है। तो चेक करते हैं उसमें क्या क्या आता है। पहला तो कैश इन हैंड, हमारे पास कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड 160.15, ये तो लिक्विड ही है। दूसरा कैश विथ अदर बैंक, कैश विथ अदर बैंक, अदर बैंक के पास पैसा कितना है? 155 पॉइंट दिखाता हूँ। अदर बैंक, कैश विथ अदर बैंक मिला है, देखो कैश विथ 155.87 बरोबर। तो कैश इन एंड कैश विथ अदर बैंक। और क्या आएगा? मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो वो कितना देख लो, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस का अमाउंट है, देखो मनी एट कॉल 210.12, 210.12, ये 3 समझा। गोल्ड लिक्विड एसेट है ना, कहाँ भी बिकता है। तो गोल्ड का देखो इन्वेस्टमेंट कितना, गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड 55.23, 55.23 गोल्ड हो गया। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिक्विड है, हाँ, तो 110.17, इन सबको प्लस करो, आपको लिक्विड एसेट पता चलेगा। 160.15 प्लस 155.87 प्लस 210.12 प्लस 55.23 प्लस 110.17, टोटल आता है 691। सुन रहे हो? 691.54 होता है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा लिक्विड एसेट 18% मेंटेन रखा है हमने लिक्विड फॉर्म में। तो किसका निकालने का? एक्चुअली एक्सिस है। तो एक्सिस लिक्विडिटी चेक कर लेते हैं, हमारे पास एक्सिस लिक्विडिटी कितना है। एक्सिस लिक्विड एसेट है हमारे पास। तो एक काम करते हैं, 691.54 हमने मेंटेन किया, लेकिन हमें कितना मेंटेन करना है? 80% ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। दिस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 3 का, उसके ऊपर निकालो 18%। तो 1487.12, या नीचे लिख रहा हूँ 1487.12 का 18% आपको मेंटेन करना है। आपको सुन रहे हैं? आपको मेंटेन करना है, हमेशा अपने पास ही मेंटेन करना है। बैंक ये पैसा आरबीआई के पास नहीं रखना है। ठीक है, तो इसको और एक स्टेप सॉल्व करते हैं। 691.54 माइनस 187.12 का 18%, आंसर आता है 267.68 दिखाई दे रहा है। हमें इतना मेंटेन का, लेकिन हमारे पास तो भरपूर पैसा है। तो व्हाट इज द एक्सिस लिक्विडिटी? एक्सिस लिक्विडिटी कितना है? 691.54 माइनस 267.68, हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है। कितना? 423.86 है। तो क्या इसमें से पैसा निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें यहाँ शॉर्टेज गिर रहा है ना बेटा, टाइम प्लीज़। ये कैश, ये वर्किंग नंबर 2, हमें 21.6 का शॉर्टेज गिर रहा है सीआरआर को मेंटेन करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें से पैसा निकालेंगे। कितना ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग? कितना ट्रांसफ़र करेंगे? तो ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू वेयर सर? कितना ट्रांसफ़र करें? 21.60 हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, मिला ट्रांसफ़र टू आरबीआई।
आरबीआई को ट्रांसफ़र करेंगे 21.60। तो सुनो, आरबीआई के पास पहले से कितना पैसा रखा है, रुक जाओ अब मैं दिखा रहा हूँ। ये 21.60 जो आप ट्रांसफर, क्योंकि हमें इतना ही ज़रूरत है ना, उतना ही निकालेंगे। तो 21.60। सुनो, आरबीआई के पास कितना पैसा रखा मैं अब भी आपको दिखाता हूँ। कैश विद आरबीआई 37.88 रखे हो ना, देख लो ग्रीन वाला 37.88 रखे हो आरबीआई के पास। 37 पॉइंट कितना बोला सर ने, 37.88 आपने रखा 37.88, लेकिन और इसमें ऐड होगा क्योंकि आपको शॉर्टेज गिरा था 21.6 का, है ना। तो 21.6 इसमें ऐड हो जाएगा जो आरबीआई के पास पैसा रखे हो। 21.6 मिला क्या, 21.6 में ऐड कर देना, आरबीआई का बैलेंस बढ़ जाएगा। 37.88 प्लस 21.6 आंसर आता है 59। मिला क्या, 59.48, 59.48। यहाँ कितना लिखे, 59.48। वापिस ज़रा बताता हूँ, 37.88 से 59.48 क्यों हुआ, क्योंकि आपने का जो CRR मेंटेन करना है ना आरबीआई के पास वो कम है। 4% मेंटेन करना है आपको आरबीआई के पास, उसके ऊपर ब्याज वगैरह कुछ नहीं मिलता है। तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का जब 4% निकालता आंसर आता है 59.4, लेकिन हमारे पास 37 है तो और बढ़ाएंगे, इतना पैसा हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे टू मेंटेन द CRR। कहाँ से निकालेंगे, लिक्विड एसेट में से निकालेंगे 21.6। तो इधर ऐड किया ना, लिक्विड एसेट में लेस करेंगे। सुने, तो कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई कितना हो गया, दोनों प्लस कर दो आफ्टर मेंटेनिंग CRR। ओके, तो CRR हमने कितना परसेंट मेंटेन किया है, कितना परसेंट मेंटेन किया है, 4% ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्या, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 4% आपने मेंटेन किया है। बोलो समझा, आगे बढ़ते हैं। 4% आपको दिखा दिया, 4% कितना था, 59.48 ऑफ डिमांड टाइम लायबिलिटी का। नेक्स्ट बढ़े, रुको, इतना तो समझ गया आपको अच्छे से, है ना, टेक योर टाइम। तो सुनो, इसको प्लस कर दें, 160.15 प्लस 59.48, 219.63। तो कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई कितना लिखो, 219.63। बोलो ये पॉइंट समझा, रुको बीच में आ रहे हम, हाँ ये पॉइंट समझा आपको अच्छे से कि 219.63 कैसे आया, हमने आरबीआई के पास जो कैश रखा था वो कम था, उसको बढ़ाया। अब कहाँ से तो निकाला रहेगा, आ जाओ शेड्यूल नंबर 7 में, बैलेंस विद अदर बैंक मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो बैलेंस विद बैंक इन करंट अकाउंट कितना होगा, तो आपने कितना रखा था, 150 कैश एंड बैलेंस, कैश विद अदर बैंक ना, कैश विद अदर बैंक, ये देखो कैश विद अदर बैंक रखा था 155.87, मिला 155.87, इसी को लिखेंगे। आपने रखा था 155.87 रखा था, लेकिन इसमें से कुछ पैसा ऊपर शिफ्ट किया तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो 155.87 माइनस 21.6, हमारे पास बचेगा 134.27। उसके बाद इसका हेडिंग में लिखा है ना कि मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस भी लेना है, मनी एट अ कॉल एंड शॉर्ट नोटिस भी लेना है। तो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस ढूंढ लो, मनी एट कॉल 210.12, इन दोनों को प्लस कर दे सर, यस सर। तो 134.27 प्लस 210.12 टोटल आता है 344.39। इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे 344.39, चेक कर लो 344.39 बरोबर आते। इन्वेस्टमेंट, बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया तो शेड्यूल नंबर 8, क्या इन्वेस्टमेंट आ जाओ। ये जो हम इन्वेस्टमेंट के किधर इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी था, देखो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड 55.23 गोल्ड, और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, तो कितना इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी
110.17 गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिख देता हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 110.17 प्लस कर दो 165.40 आएगा, समझे, 165.40। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट, तो हो गया हमारा एडवांस, शेड्यूल नंबर 9, क्या सर, एडवांस। बैंक ने बहुत सारे लोग का एडवांस दिया है, तो पहला है कैश क्रेडिट, एडवांस 9 है ना बेटा, एडवांस 9 है, तो आ जाओ 9 है। देखो कैश क्रेडिट मिला, ओडी जिसको बोलते हैं, तो सुनो, कैश क्रेडिट, सीसी मतलब कैश क्रेडिट एंड ओडी, तो इंक्लूडिंग द डेबिट बैलेंस, हाँ इंक्लूडिंग डेबिट बैलेंस, मैं नीचे लिख देता हूँ, पढ़ को मत। तो सीसी कितना दिखाओ, सीसी ये देखो, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट है 812.10, 812.10 प्लस वो ओडी था ना, वो ओडी था ना, बॉक्स बना वो वाला, करंट अकाउंट ओडी 28, करंट अकाउंट ओडी 28, तो प्लस कर दो 812.10 पॉइंट है प्लस 28, आंसर आता है 84, मिला क्या, आंसर आता है 840.10, पॉइंट के बाद 1 का वैल्यू नहीं होता है, सुने, ये पॉइंट डाला है बीच में। और एक क्या आएगा, टर्म लोन, टर्म लोन, तो जरा ढूंढ लो, टर्म लोन भी था इस क्वेश्चन में, ये देखो लास्ट में 792.88, प्लस कर दो इसको, तो 840 प्लस 792.88, आंसर आता है 91, रुक जाओ गलत प्लस किया, 840 प्लस 792.88, आंसर आता है 1632, आंसर आएगा 1632.88। रुको, इसका डिस्क्लोजर दिया गया हमें, दिखाऊं, ये रहा उसका डिस्क्लोजर, बोलता 50% टर्म लोन सिक्योर्ड है गवर्नमेंट गारंटी से, तो आ जाओ सिक्योर्ड, उसके अंदर डिस्क्लोजर थोड़ा बताना है, सिक्योर्ड, तो इसका 50% सिक्योर्ड है बाय गवर्नमेंट गारंटी, और कुछ अनसिक्योर्ड भी पोर्शन है। टोटल वापस इसी को लिखेंगे, टोटल वापस इसी को लिखेंगे 1632.88, तो गवर्नमेंट गारंटी वाला पॉइंट पढ़ो, 50% टर्म लोन सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, तो इसका आधा सिक्योर्ड है, इसका आधा सिक्योर्ड है, तो इसका हाफ आएगा कितना, 50% ऑफ द टर्म लोन, ना इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, 50% ऑफ द टर्म लोन का बोला है ना बेटा, किसका बोला, 50% द टर्म लोन सिक्योर्ड है, तो टर्म लोन दिखाई दे रहा है सबको, नहीं सर, ये देखो टर्म लोन दिख रहा है, 792.88 का आधा 50%, आंसर 390, रुको पेन चेंज, 396.44, टोटल हमें मालूम है, अभी अनसिक्योर्ड कितना, उसी क्वेश्चन फिर से पढ़ो, तो बोलता है 10% सीसी अनसिक्योर्ड है, 10% सीसी आर अनसिक्योर्ड, तो मेरे को बताओ इसमें सीसी वाला अमाउंट तो पहला वाला है ना 812.1, उसका 10%, दैट इज 10% और सीसी बोला है ना, इंक्लूडिंग ओडी बोला है, 10% सीसी इंक्लूडिंग डेबिट बैलेंस ही बोला, ठीक है, तो दोनों प्लस कर, डेबिट बैलेंस को भी बोला, तो ये डेबिट बैलेंस था ना, तो प्लस कर दो, मतलब 840.10 का 840.10 का 10%, आंसर 84 पॉइंट कितना, 84.01, तो इसका मतलब बाकी जो है वो सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट होगा, बाकी बैलेंसिंग फिगर सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, ठीक है, टोटल 1632.88 लेस 396.44 लेस 84.01, आंसर आता है 1152, मिला क्या, ये बोल देना, बाकी एसेट्स का सिक्योर्ड रहेगा, 1152.43 बैलेंसिंग फिगर है, गोल किया हूँ, तो ये एक डिस्क्लोजर है, सुना जा रहा है, वीडियो हाइड किया हूँ मैं, ये एक डिस्क्लोजर है, उसका डिटेल बताना है कि कितना सिक्योर्ड पोर्शन है, कितना अनसिक्योर्ड पोर्शन है, तो एडवांस कितना लिखो, 1632.88, एडवांस कितना लिखो,
1632.88 1632.88 की 98 है, 98 आएगा ना। 840.840.1 प्लस 792.88, हाँ इधर 9 आएगा, वही बोला, क्योंकि 8 + 1 गया तो 9 आता है ना। बरोबर, उसमें से माइनस कर दो तो ये 53 हो जाएगा शायद। 1632.98 माइनस 396.44 माइनस 84.01, तो बैलेंस बचता है 1152.53 आता है, इधर 53 आता है। समझाओ, तो एडवांस कितना लिखे? 1632.98। यहाँ तक समझ में अच्छे से देख लो एक बार, रुको पानी पीने दो। हाँ सुनो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं नंबर 9 के बाद अगला क्या है, पक्षी का नाम है 10 फिक्स्ड असेट्स। 10 हम लिखेंगे फिक्स्ड असेट, ठीक है। तो शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड के बारे में जरा आपको बता दूं, फिक्स्ड के बारे में 2 असेट्स है, एक प्रीमाइसेस है, फर्नीचर हम एज्यूम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन कट होने के बाद का अमाउंट है, तो इसको आउटर में लिखेंगे प्रीमाइसेस। तो प्रीमाइसेस इसमें से डेप्रिसिएशन लेस होगा क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन आउटर में कितना लिखेंगे प्रीमाइसेस का? 155.70 हमने एज्यूम किया है, हाँ आउटर में लिखेंगे। नेक्स्ट और एक था प्रीमाइस का फर्नीचर 70.12 फर्नीचर, तो फर्नीचर का अमाउंट आएगा, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। फिलहाल देखो जो ट्रायल बैलेंस का था मैंने आउटर में लिख दिया, हम टोटल यही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन मालूम है, तो सुनो डेप्रिसिएशन मालूम है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रीमाइसेस का 1,10,000 हम लोग लाखों में लिख रहे हैं, तो 1.1 लिखूंगा, हम लोग 1.1 लिखेंगे केवल, सुन रहे हैं 1.1 प्रीमाइसेस का डेप्रिसिएशन 1.1, और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जरा देखो, फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है 78,000 है, तो 0.78 लिखेंगे, 0.78, क्योंकि हम लोग लाखों में लिख रहे हैं। अभी रिवर्स ऐड करो, लेस हुआ ना 155.7 माइनस किया ना तो प्लस करो 1.1, आंसर आता है 150। समझा कैसा आया? रिवर्स गया रे, इससे हमें कॉस्ट पता चलेगा। चलो इसका भी रिवर्स जाओ, 70.12 में 0.78 ऐड करो, आंसर आता है 70.9। समझा? फिक्स्ड्स का टोटल 155.7 प्लस 70.12, तो फिक्स्ड्स आएगा 225.82, तो इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे 225.82, 225.82 एंड द लास्ट अदर एसेट नंबर 11। तो शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट्स। अब इसमें कौन सा एसेट लिखे सर शेड्यूल नंबर 11 में? जरा देख लो ट्रायल बैलेंस कुछ बचा है कि 11 का तो कोई नहीं है, खाली खाली, कोई बात नहीं, हमने लिख तो दिया इधर शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट, कोई नहीं है, डैश। और शेड्यूल नंबर 12 बनाएंगे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का, शेड्यूल नंबर 12 बनाएंगे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का। अब क्या क्या कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है देखो, अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन था ना, उसके अंदर एक तो एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट 14,12,000 मिला, एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट, तो 14,12,000 मतलब 14.12 लिखेंगे एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट। और क्या सर? क्लेम अगेंस्ट द बैंक 55,000, तो लाखों में कैसे लिखेंगे? 55,000 है ना, तो 55,000 डिवाइड बाय 1 लाख करो, तो आंसर आएगा 0.55 क्लेम अगेंस्ट द बैंक, क्लेम अगेंस्ट बैंक। इन दोनों को प्लस कर दो, आपको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मिल जाएगा 14.12 प्लस 0.55, आंसर आता है
14.67, इसको हम लोग बैलेंस शीट के बाहर लिखेंगे 14.67 और बिल फॉर कलेक्शन अलग से लिखो। बिल फॉर कलेक्शन 18,10,000 है तो 18 पॉइंट कितना लिखेंगे 18.10। चलो बैलेंस शीट टैली करते, कब तक बर्दाश्त करें। पहला कैपिटल एंड लाइबिलिटी 198 प्लस 793 प्लस 1487.12 प्लस 110 प्लस 0.1, टैली अमाउंट है 2588.22, 2588.22। अब आ जाओ एसेट्स 219.63, 344.39, 165.4 प्लस 1632.98 प्लस 225.82। वाओ टैली 2588.22 प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया। हार्ड क्वेश्चन सुनो, ये क्वेश्चन करने में मेरे को टाइम लगा 45 मिनट्स हो गए, लेकिन थोड़ा वापस एक बार रिकॉल कर देता हूँ क्या बातें ध्यान दोगे। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा याद रखना ये वाला पॉइंट, इस क्वेश्चन में CRR मेंटेन करना है 4%। 4% मेंटेन, बाकी तो इजी था। तो हमने क्या किया वर्किंग समझते, प्रॉफिट लॉस को ओपनिंग दिया था, प्रॉफिट दिया था, स्टैच्यूटरी रिजर्व में 25% ट्रांसफर हो गया तो स्टैच्यूटरी रिजर्व में ऐड होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। कैश ट्रांसफर फ्रॉम कैश विद अदर बैंक टू कैश विद RBI, इतना पैसा हमें ट्रांसफर करना है, क्योंकि डिमांड एंड टाइम अवेलेबिलिटी किसको बोलते हैं जो शेड्यूल नंबर 3 में, उसका 4% आपको RBI का से रखना है, 59.48 रखना है। लेकिन आप सबूत देख के तो ये लग रहा है आपने इतना ही रखा है 37.88, तो जितना शॉर्टेज है इतना हमें बढ़ाना पड़ेगा। 21.60 में निकालना पड़ेगा। अदर बैंक का पैसा निकाल के RBI के पास रखेंगे, अदर बैंक से निकाल के RBI में रखना है टू मेंटेन दैट CRR कैश रिजर्व रेशो। लिक्विडिटी एसेट, उसके लिए हम लिक्विडिटी चेक करेंगे, लिक्विडिटी हमारे पास कितना कैश फॉर्म में रखा हमने, तो कैश इन हैंड, कैश विद अदर बैंक, मनी एट कॉल, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लस के तो 691.58 होता है। लेकिन हमें डिमांड टाइम लायबिलिटी का 18% ही रखना है, तो यहाँ ज़्यादा एक्सेस लिक्विडिटी, तो इसी में से पैसा ट्रांसफर टू RBI 21.60, अदर बैंक का पैसा ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम अदर बैंक टू RBI। हाँ क्या ट्रांसफर ऑफ कैश फ्रॉम अदर बैंक टू RBI। हाँ क्या अदर बैंक का पैसा RBI में इतना ट्रांसफर करेंगे। तो हमने क्या किया सॉल्यूशन में, देखो आपके सामने वैल्यू से दिखाई दे रहा है 21.6 अदर बैंक से लेस करके 21.6 ऊपर ऐड करना, यही इफेक्ट था बस और कुछ नहीं। ठीक है, और लिक्विडिटी भी चेक कर लिया हमने, और तो कुछ नहीं था। उसके बाद ये तो हो गया, बाद में प्लस को तो इन्वेस्टमेंट, एडवांस, फिक्स्ड, अदर एसेट, और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बाहर लिखते हैं, बिल फॉर कलेक्शन बाहर ही लिखते हैं, वो कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं है, बस उसको इन्फॉर्मेशन को बाहर शो करना है। तो शेड्यूल नंबर 1 शेयर कैपिटल, रिजर्व में एडिशन ऐड कर देना, प्रॉफिट का वर्किंग किया है, डिपॉजिट में जितना भी पब्लिक ने पैसा रखा है, बोरिंग बैंक ने जो भीख मांगा, अदर लायबिलिटी, बिल्स पेपर, कैश विद RBI, कैश इन हैंड 6 में आएगा, दूसरा बैंक के पास रखे तो 7 में आएगा, मनी एट कॉल 7 में आएगा, इन्वेस्टमेंट, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एडवांस में वो डेबिट बैलेंस ऐड करना, ओवरड्राफ्ट का, टर्म लोन दिया है, ये डिस्क्लोजर था, कुछ सिक्योर्ड है कुछ अनसिक्योर्ड है, और बाकी टेंजिबल एसेट रहेगा सिक्योर्ड। फिक्स्ड्स में डेप्रिसिएशन डिस्क्लोजर था, लेस कर दिया, और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। समझा, कर सकते हो ना, इजी है बेटा, हमको तो इजी लगा भाई, आप भी कर सकते हो। हाँ जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि एक तीर से दो शिकार किया, वो लोग बैलेंस शीट भी चेक कर लिया और CRR और SLR भी चेक कर लिया आपका, इसलिए ऐसा क्वेश्चन जरूर देख के जाना। ICAI ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछती है औकात दिखाने के लिए। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।